अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 तारीख को जेल में जिस तरह से उन्हें पहले जहर दिया गया और फिर उनके इलाज में कोताही और जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि उनकी मौत हुई। कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ और हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। जो विशेषज्ञ हैं प्रयोगशालाओं में जब इस सवाल पे बात किया गया कि पोस्टमार्टम के समय मुख्तार अंसारी का हार्ट ये उसका कलर पीला था, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके यूपी तक चैनल ने ही, आज तक के चैनल ने ही हमको भी इंटरव्यू किया था और उस विशेषज्ञ का भी इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि कैसे जब किसी व्यक्ति को स्लो पॉइजन दे दिया जाए या वो खुद खा ले या कोई उसको खिला दे, तो जरूरत से ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है और ऐसी दशा में हार्ट के ऊपर एक पीले रंग की परत जम जाती है और हार्ट का रंग पीला नहीं होता, वो उसी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के ऊपर की परत पीले रंग की हो जाती है और इस दशा में वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और उसका निधन हो जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है परिवार वालों ने आपको? देखिए, परिवार तो ये बात जब कह रहा है कि उनकी मौत अस्वाभाविक है और सुनियोजित हत्या की गई है, तो जाहिर सी बात है जब हम आरोप कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो हमें, लेकिन अगर इस आरोप का मतलब आप ये समझते हैं कि जिसने हत्या की और कराई वही जांच कर दे, तो ये तो बेवकूफी की बात है। कई लोग पूछ रहे हैं मीडिया के साथी कि वहां तो ऑलरेडी जांच हो गई मजिस्ट्रेट की। अरे कोई भी जेल में मर जाए, हिंदुस्तान के किसी जेल में कोई मर जाए, मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश हो जाता है। ये रूटीन है। न्यायिक जांच आप कह रहे हैं ऑर्डर हो गया, तो ये सब कुछ तो इसलिए हो जा रहा है। यही तो चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत कही जाती है कि जब कोई कहीं मांग करे उससे पहले ही हम कह दें कि हम न्यायिक जांच भी करा रहे हैं, प्रशासनिक जांच भी करा रहे हैं, जिसको बयान देना हो, सबूत देना हो। एक बात तो कही गई सिर्फ, उनके बेटे उमर की तरफ से उनके मौत की खबर पाकर जब वहां वो पहुंचा है तो उसने कहा कि पंचायतनामा कर रहे हैं आप, इनकी लाश का, इनके शव का जो परीक्षण होना है, पोस्टमार्टम होना है, वो एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। सरकार निष्पक्ष होती या ये व्यवस्था निष्पक्ष होती तो ये कौन सा ऐसा प्रस्ताव था? न न्यायिक जांच की मांग थी, न प्रशासनिक जांच की मांग थी, न एफआईआर लिखने की मांग थी। जांच का पोस्टमार्टम की कार्रवाई एम्स के डॉक्टरों से कराई जाए। एम्स क्या चीन में है? भारत सरकार का ही तो है। क्यों वो मंजूर नहीं है? इसलिए कि जिन डॉक्टरों ने तमाम खाना पूर्ति इलाज में की है, जिनकी भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, वो अपने आप को बचाते हुए और सबको बचाने के लिए पोस्टमार्टम में इस तरह से करेंगे। वीडियोग्राफी भी हो रही थी, वीडियोग्राफी भी होती रहे, सब देखता रहे। पंचायतनामे पे उमर ने दस्तखत भी किया है। लेकिन जो बात है वो ये है कि एम्स के डॉक्टर आते तो वो अपने परीक्षण में उन तमाम बारीकियों को देख लेते जो उस बॉडी में
उन्हें यह सिम्टम दिखाई देते कि इस व्यक्ति की स्वाभाविक मौत नहीं है, हमको भी संतोष हो जाता। अखिलेश यादव कितनी देर तक आपके परिवार के साथ रहे? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी जब आए तो परिजनों के साथ बैठे। हमारे परिवार की सभी सदस्य भी थे, महिलाएं भी थी, और हम सब लोगों ने अपनी पीड़ा को, अपने दुख को उनके सामने बताया भी, व्यक्त भी किया। वो खुद भी जानते हैं बहुत सी चीजें थी। उन्होंने कहा तो हमने आपसे उसी दिन ही उन्होंने शोक व्यक्त किया था घटना के तुरंत बाद। अब अगर उन्होंने कोई मांग की है सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से, तो ये वेलकम करने योग्य उनकी मांग है। अब अगर भाई जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, इसका एक राजनीतिक संदेश ही गया समाज में, वो क्या लगता है पॉजिटिव रहेगा? या हमने आपको भी बताया, फिर बता रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक दल, और वो भी उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अब इसको जिस चश्मे से जो देखे, उनका कहीं आना जाना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में तो माने रखता है। और आपको पता है कि हमारे भतीजे हैं मन्नू अंसारी साहब, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। हम स्वयं गाजीपुर लोकसभा सीट पर माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सूची में अपने कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव लड़ाने का हम पर भरोसा किया, हमारा नाम दिया है उसमें। जाने से बल मिला भाई, ये कैसे? एक तो स्वाभाविक बात है जब कोई मुखिया और अपने उस परिवार से, पार्टी भी एक परिवार है, उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, और उसके पास वो जाता है, उसे सांत्वना देता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसको उनके आने से काफी राहत मिली होगी, हिम्मत मिली होगी। बाहर चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, इसलिए अखिलेश यादव को आना पड़ा। अब बाहर की चर्चाओं को तो हम नहीं जानते। हमने आपकी चर्चा देखी थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फर्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई, और जो 1 बजे रात में आया था, मैं कहा कि मैं बीमार हूं, मुझ पर गम का पहाड़ टूटा है। और ये कमेंट सुशोभित नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि आपके बड़े भाई सिबकतुल्ला साहब भी नहीं मिले। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई सोम सलात के पाबंद आदमी हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष है उनका। जब रमजान के महीने में वो 30 रोजा भी रहते हैं, और अंतिम 10 दिन एतकाफ कहा जाता है। एक तरह की विशेष पूजा है, ये एक तरह की विशेष इबादत है। तो वो पिछले 50 वर्षों से एतकाफ में मस्जिद के अंदर समय गुजारते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रोजा रखते हैं, वहीं कुरान की तिलावत करते हैं, वहीं सोते हैं। उनका 24 घंटे का रूटीन 10 दिनों तक, ईद का चांद देखने के बाद ही वो घर लौटेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति उनकी नहीं हुई, न उस दिन हुई न आज हुई। वो पहले तो चले जाते थे मदीना में, मस्जिद नबवी में बरसों बरस एतकाफ में रहे। हर साल चले जाते थे, हर साल चले जाते थे। पहले मक्का शरीफ और हरम जिसे काबा कहते हैं, काबा में भी वो बरसों बरस रहे हैं एतकाफ में, वो 10 दिन का समय इस साल यहां है। और ये वर्ष उनका 50वां वर्ष है एतकाफ में बैठने का। तो
अब पूरी बात की जानकारी नहीं है, आधी खबर समझ के चलाई जा रही है। अब मैं 10 बजे रात में गोली खा लेता हूं, इन हालातों में भी 11 बजते बजते सो जाता हूं। बीमार हूं और इस दुख का पहाड़ जब से टूटा है, रातों को नींद नहीं आती, दवाएं खा के सोनी पड़ती। अंतिम सवाल है, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई है, इसका फायदा होगा आपको या नुकसान? अभी सब आप लोग घटाइए बढ़ाइए। मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, आपका जो लाइसेंस दिया हुआ था, मुख्तार अंसारी माफिया है, उस लाइसेंस का जनता रिन्यूअल कर रही है कि उस लाइसेंस को जनता खारिज कर रही है। हमारा कहना है कि भारतीय मीडिया को समीक्षा करनी चाहिए अपनी रिपोर्टिंग पर, जिसने दसियों साल से मुख्तार का सिर्फ एक पक्षीय माफिया 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 माफिया, और हमेशा ये कहा कि इतना मुकदमा जितना उसकी उम्र नहीं, कभी नहीं पूछा या कभी नहीं सोचा या कभी नहीं इसकी समीक्षा किया। अब वो मर चुका है, अब तो समीक्षा कर लो, प्रायश्चित हो जाएगा। ये समीक्षा कर लो, 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार जेल गए थे और जिस मुकदमे में जेल गए थे वो मुकदमा छूट चुका है। अब बताओ, इस 18.5 साल के पीरियड में मुख्तार के खिलाफ, अगर हमारे पास गिनती नहीं है, आपके पास होगी, 40 है, 50 है, 60 है, 65 है, 70 है, जितने मुकदमे हैं, उसमें 95% ऐसे मुकदमे नहीं होंगे जो मुख्तार जेल में है और जबरदस्ती शासन प्रशासन सरकार उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाई हो। एक तरफ जेल में है आदमी और एक तरफ क्राइम भी कर रहा आदमी, तो या तो अपने मुंह पे ये शासन सरकार अपने मुंह पे कालिख और चूना पोत ले कि हमारे काबू में नहीं है ये व्यवस्था, जेल में भी रह के कोई क्राइम कर रहा है, और या अगर बहुत कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो ये कैसे कि अगर 70 है तो 65 होगा, जेल में है वो और झूठा मुकदमा लिखा गया है, फर्जी मुकदमा लिखा गया है। आप इसकी समीक्षा कर लो, अगली बार जब हम बैठे तो आप हमसे कहना कि आप तो अफजाल साहब ऐसे कहे थे, हमने तो समीक्षा कर लिया, गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि 99% वही मुकदमा हो जो जेल में जाने के बाद झूठा लिखा गया है। कभी समीक्षा करिए, जिससे आपका मुकदमा बाजी है उसका बयान लेंगे। जिसने आरोप ही लगाया है कि मेरे पिता की हत्या, मेरे पति की हत्या में मुख्तार अंसारी का हाथ था, उससे बयान लेंगे। मुख्तार क्या है, वो कहेगा माफिया, नहीं तो और क्या कहेगा। लेकिन आम इंसानों से जाइए, बयान ले लीजिए, वो क्या कहेगा। वो कहता है मसीहा है, हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, हमारे जैसे गरीबों पर जुल्म अत्याचार होता है, मुख्तार अंसारी हमारी रक्षा करता है। और ये सामंतवादी आतताई जो गरीबों पर जुल्म ढाने वाले लोग हैं, ये लोग मुख्तार अंसारी को माफिया कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तार से डरते हैं, वो उनका मुकाबला करता है। तो मुख्तार रहा नहीं। एक समीक्षा करिए, समीक्षा करके अगर आपकी रिपोर्टिंग गलत है तो उसका प्रायश्चित करिए। आपने उसको माफिया 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 कहा, आप ही चले जाओ, उन परिवारों को छोड़ दो जो सीधे मुकदमा लड़ रहे हैं मुख्तार के खिलाफ। जिसका जिससे मुकदमा है वो क्या बोलेगा, बाकी 99 परिवार में घूम जाओ और देखो क्या लोग कहते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं। वो क्या थे, वो राजनीतिक व्यक्ति थे। जाके जरा नगीना मिश्र के परिवार में पूछ लीजिए, जाके जरा राम नारायण राय उर्फ डब्लू पहलवान के परिवार में पूछ लीजिए, जाकर के रामाकांत भारती, अमरकांत भारती जिला पंचायत सदस्य के परिवार में पूछ लीजिए, उन विधवाओं से पूछिए जिनमें नामजद अभियुक्त हैं श्री कृष्णानंद राय। राम नारायण राय के हत्या में उनके भाई ने नामजद अभियुक्त बनाया है।
अमरकांत रामाकांत की हत्या में उनकी विधवा शिव दुलारी देवी ने नामजद अभियुक्त बनाया है। मत जाइएगा वहां पूछने, वहां उनको शंकराचार्य नहीं बताएंगे, लेकिन मुख्तार के लिए आप वहां जरूर जाइएगा पूछने। तो जो मुकदमा लड़ रहा, आप गलत रिपोर्टिंग करेंगे, आप कहेंगे कृष्णानंद राय वाले मामले में मुख्तार की 10 साल की सजा हो गई। वही कृष्णानंद राय वाले मामले में, मतलब अब आपसे हम मुकदमा तो नहीं लड़ना चाहते कि हम आपको नोटिस देने जाएं। कृष्णानंद राय वाले मामले में न्यायालय ने परीक्षण किया, दोष मुक्त किया। तो गैंगस्टर के मामले में सजा हुई है, गैंगस्टर न्यायालय ने सजा दे दी, वो भी अपील में है। अभी एक खबर गाजीपुर से, कुछ तो लोग हैं जो खुद खबर नहीं लिख सकते, उनकी खबर कोई लिखता है, लिखवाता है, या तो बोल के लिखवाए या लिखवा करके दे दे, वो अपने नाम से लगा दे। तो एक खबर चलाई गई कि 3 तारीख को अफजाल अंसारी के अपील की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है। पूरी खबर तो संतुलित रही, अंतिम की 1.5 लाइन में लिखा गया कि अगर उसमें सजा बहाल कर दी जाएगी तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बस खबर उठ गई, इतना काफी है। बहुत से लोगों ने पूछा, हमने कहा 3 को मेरा वकील खड़ा हुए थे, नाम बता दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं गोपाल चतुर्वेदी साहब, कोर्ट से रिक्वेस्ट किए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें कन्विक्शन का आदेश निलंबित किया गया है सजा के अपील के निस्तारण होने तक। तो कोर्ट ने कहा है 30 जून तक निस्तारण हो जाए, तो हम लोग तैयार हैं बहस करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज तो नहीं, लेकिन अगली डेट जो लग रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। आज 7 हो गई, हो सकता है 10, 11, 12 तक फिर लग जाएगी। और इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रायल नहीं होना है कि गवाह जा रहे हैं और जीरा हो रही। इसमें जो फाइल है वो पहुंच चुकी है। 1 या 2 दिन मेरा वकील बहस करेगा, 1 या 2 दिन उनका वकील बहस करेगा, और जो कानून कहेगा वो सामने आ जाएगा। हमने ये कहा है, लेकिन हमारी किसी बात को आप कभी माने हैं? हम गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन से सीनियर पत्रकार शशिकांत जी से, वीनू सिंह जी से, आलोक जी से, हम सबसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे, सच की पड़ताल के लिए आप उसरी चट्टी पे जाइए और सच की पड़ताल कर लीजिए बस। और जो सच हो उसको जनता के सामने बता दीजिए, क्योंकि घटना तो एक ही बार हुई है 15 जुलाई को, और उस घटना की कहानी 2 बन गई। एक कहानी जो 15 जुलाई को बताई गई और रजिस्टर्ड की गई, और दूसरी कहानी जो 22 साल बाद 2023 में बताई गई है। तो पड़ताल तो करिए, आप तो पड़ताल कर लेते हो। वहां तो आम जनता से आप पूछ सकते हैं। अभी बहुत से मर मिलाने के बाद भी 20-22 साल बाद लोग वहां हैं, क्योंकि ये मामला आपको हल्का लग रहा होगा, कितना खतरनाक है। अगर ये परंपरा बनी रह गई तो कब किस पर ये तरीका अख्तियार किया जाएगा। 22 साल बाद की कहानी सच है, और 22 साल पहले जो कहानी आई वो गलत थी। लेकिन इसमें चूंकि एक पक्ष से ब्रजेश सिंह को सरकार खड़ी है बचाने के लिए, त्रिभुवन सिंह को बचाने के लिए, भले ही सरकार की साख को दांव पे लगा करके अब मुख्तार अंसारी की हत्या करा दी जाए, तो बात और है। केशव मौर्य ने भी बयान दिया है मऊ में। हाँ, अखिलेश यादव का आना बहुत गलत है। 16 मुकदमा केशव मौर्य पे रहा है। 16 मुकदमे के मुलजिम है, 302 के भी मुलजिम है, खुद माफिया हैं, और विधायक का चुनाव भी हार गए। और वो बेशर्म लोग हैं
ये हारने के बाद भी पद स्वीकार है। और ऐसे लोग लंबी लंबी बात करते हैं तो क्या करना। नौवा कितना बाल हमार सिरवा में, बाबू साहब ये पूछले रहुआ, नौवा कहले रहे कि बाबू साहब अब अगवे आवता। केशव मौर्य या योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार या मोदी जी और उनका जो तिलिस्म है वो भारत की जनता के सामने टूट चुका है। इस घटना से ही नहीं, पूरे देश को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। दब गया इस तरह की घटनाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, दब गया इस तरह की घटनाओं में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न ईवीएम मशीन और वीवीपैट की निकली हुई पर्ची का 100% मिलान किया जाए। आगे चल के अगर इसके संबंध में आदेश हो गया 100% का तो कहानी खत्म हो जाएगी। ईवीएम मशीन की कहानी खत्म हो जाएगी, बेईमानी नहीं हो पाएगी। अब पूर्वांचल में क्या देख रहे हैं? बनारस से सटी हुई सीट है गाजीपुर। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। करोड़ों बेरोजगार नौजवान सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा महंगाई है। ये महंगाई से आम जनता त्रस्त है और इन गुजराती मॉडल के बेईमान और चोरों की जो 50 किलो के यूरिया की बोरिया से 10 किलो यूरिया चुरा लेते हैं और दाम नहीं कम करते। माचिस की डिबिया जो 4 आने की मिलती थी वो आज 2 रुपए की मिलती है। और माचिस की डिबिया खोल के देखिएगा, तीली पहले 50 होती थी, 10 तीली भी कम कर दी गई। यही गुजराती मॉडल है। तो लोग त्रस्त हैं और जिस तरह से नौकरशाही लूट खसोट में व्याप्त है, इतना भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। ये वक्ती मुद्दा है। क्षति हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत हमारे परिवार के लिए या लाखों गरीबों के लिए बड़ी क्षति है, लेकिन इस क्षति से बड़ी क्षति है कि देश के लोकतंत्र को क्षति पहुंचने वाली है। देश में संविधान को क्षति पहुंचाने की साजिश हो रही है। और उत्तर प्रदेश देश का वह प्रांत है जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादियों की है। अगर नरेंद्र मोदी के रथ का चक्का उत्तर प्रदेश में धंस जाएगा तो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का सपना टूट जाएगा। और समाजवादियों ने, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव ने संकल्प ले रखा है कि हम इस रथ को रोकेंगे। जनता भी फैसला ले रही है। दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस रण में अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं। इसलिए ये निजी क्षति, परिवार की क्षति या गरीबों के जो जिनके दुख दर्द में वो काम आते थे उनकी क्षति, ये सब अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी क्षति कि देश की क्षति न हो, इस दिशा में जनता सोच रही है। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में जैसे आप लोग थपकी दे के सुलाते रहे, सुलाते रहिए। आपने 2022 में खूब सुलाया था, लोरी गागा के सुलाया था। इस बार भी गीत गागा के सुलाते रहिए और गीत और लोरी सुन करके वो सोते रहे। फिर भी पता चलेगा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, पूर्वांचल की जनता मिजाज बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट निकालने में तारा नजर आ जाएगा। 80 में कितनी सीट आप देख पा रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र सिर्फ बीजेपी के लोग जानते हैं और मीडिया जानता है। 80 में 80 जीत रही हैं। हम तो कई बार गाजीपुर में आप लोगों को कहा था कि सारे देश का पूछ लिए, बता देंगे यूपी में 80 में 80, बल्कि एक तो एक्स्ट्रा देते थे, 81 बोनस दे दीजिए इनको। 81 उत्तर प्रदेश में तारा नजर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में रथ रोकेंगे आप लोग? रुक गया।
जाके देख लीजिए, मुजफ्फरनगर को देख लीजिए। संजीव बालियान साहब इनके सबसे बड़े और ताकतवर नेता हैं जो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, जाट समाज के जब से मजबूत नेता, और फंस गई सीट उनकी। नोट करिएगा, फिर चुनाव बाद बतियाइएगा। मुजफ्फरनगर की संजीव बालियान, और समर्थन है किसका? जयंत चौधरी का। उसके बाद भी सीट फंस गई। अब पूछिए कैसे फंस गई? इस तरह फंस गई कि जो किसान हैं वो कहते हैं कि मौका अच्छा आ गया है, हम लोग चौधरी साहब को इसने हराया था, उस बेईमानी से हराया था, उसका बदला लेंगे। पता करिए जरा सा। आज आपके आज तक वालों की टीम तो सारे हिंदुस्तान में है, खाली खैरियत पूछ लीजिए उनकी। उनका तो बिल्कुल चुनाव सवाब पे चढ़ा हुआ है। मुझे जो वहां से रिपोर्ट देने वाले हमारे साथी हैं, कोई और नहीं है, मीडिया के साथी हैं, उन्हीं से पूछा, और रोज अब उसको पूछता हूं, एक बार दो बार। मुझे तो रिपोर्ट मिल रही है कि अपनी सीट का क्या हाल बताएंगे? हमारी सीट पे कोई लड़वैया ना है। आपसे लड़ना है तो क्या लड़े? आज की डेट में तो गाजीपुर के मीडिया वाले लोग हमसे लड़ रहे हैं। कोई भाजपा का नेता लड़ रहा हो तो बताइए। अब शिव कुमार कुशवाहा से लड़े, उन्हीं को कैंडिडेट मान लें तो बात हो रहा है। उन्होंने नंबर दे दिया है कि सबसे खराब सांसद, तो हम उन्हीं से लड़े। हम थोड़ी कहने जाएंगे कि सबसे खराब पत्रकार, हम तो उसको मानेंगे कि वरिष्ठ और जानदार पत्रकार। मैं मीडिया के माध्यम से, अच्छा सवाल है आपका, मैं मीडिया के नाम से इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईद का त्योहार, ईद का पर्व या रमजान के महीने में जो लोग इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, या किसी तरह की तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तकवा करते हैं, जितनी भी इबादत उनकी हुई, उस सब की इबादत का इनाम मिलता है ईद के दिन। वो रब्बुल इज्जत आपकी इबादत कबूल करता है और आपको इनाम देता है। तो हम समझते हैं, और यही मुनासिब है, कि ईद के दिन को इस गम के दिन से न जोड़ा जाए। वो दिन इनाम हासिल करने का दिन है, और वो भी किससे? वो भी अल्लाह से इनाम हासिल करने का दिन है। तो ईद का दिन ईद की तरह ही मनाया जाए, सादगी से मना लिया जाए, लेकिन इसको न मनाया जाए और गम मनाया जाए, ये मुनासिब नहीं है। मेरी अपील है कि इसको किसी ने अगर मिसगाइड किया है तो वो गलत है। सबको ईद मनानी चाहिए। अगर बहुत गम और दुख है तो उसको सादगी से मना ले, क्योंकि तो इनाम हासिल करने का दिन है। उस दिन अल्लाह ताला इनाम बांटता है कि रमजान के महीने में आपने जो इबादत की है, ज़कात की दिया है, फितरा निकाला है, सब तरह की इबादत किया है, झूठ नहीं बोला है, गुनाहों से तौबा किया है, मुंह से बदकलामी नहीं की है, उस सब के बदले इनाम मिलता है। उस दिन को मेहरबानी करिए, मेरी गुजारिश है कि इस वाक़े से मत जोड़िए, उसको सादगी के साथ मना लीजिए। और ये गम तो आपके लिए है